नमस्कार दोस्तों, मेरा इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम लोग लेकर आए हैं आपके दो मेंस के क्वेश्चन जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस आप करने वाले हैं। इस राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन में आज का टॉपिक हमारा हिस्ट्री है और आज इतिहास के सब्जेक्ट में हम लोग दो क्वेश्चंस लेंगे मॉडर्न इंडिया से। तो मॉडर्न इंडिया का जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वह पहला क्वेश्चन है, द सिग्निफिकेंस ऑफ कराची रेजोल्यूशन कैन बी सीन इन इट्स इन्फ्लुएंस on the political and economic program of Congress in later years। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो कराची सेशन के रेजोल्यूशंस थे उनका प्रभाव कांग्रेस के फ्यूचर आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर साफ दिखाई देता है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन का और इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको बात करनी है कि कराची सेशन हुआ क्या था। ठीक है, एक ब्रीफ दीजिए इंट्रोडक्शन में कि कराची सेशन में क्या क्या हुआ। उसके बाद आप कराची सेशन के उन प्रोग्राम्स की चर्चा कीजिए जो कांग्रेस के आगे के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप बताइए, देखिए कि कराची सेशन में क्या हुआ। कराची सेशन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। ठीक है, जो कराची सेशन था वो 1931 में हुआ था कराची में। और इस सेशन में दो बहुत बड़ी बातें हुई थी। ठीक है, पहली बात जो हुई थी वो ये था कि जो गांधी इरविन पैक्ट था, गांधी इरविन पैक्ट, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समझौते को मान्यता दी गई थी इसमें। ठीक है, यानी कि इसको एंडोर्स किया गया था गांधी इरविन पैक्ट को। जो दूसरी बड़ी बात हुई थी इस 1931 वाले सेशन में, उस सेशन की दूसरी बड़ी बात यह थी, इसमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पूर्ण स्वराज की मांग के लिए एक प्रॉपर टाइमलाइन सेट की गई। इन दो चीजों के साथ साथ दो बड़ी और रेजोल्यूशंस थे जो कराची सेशन में ऐसे हुए जिन्होंने कांग्रेस के फ्यूचर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो अगर हम पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात करें तो वो रेजोल्यूशन था रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स गारंटीड। तो जो पहला रेजोल्यूशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल राइट्स पर, और दूसरा जो इन्होंने रेजोल्यूशन किया था वो इकोनॉमिक प्रोग्राम पे किया था। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम करके इन्होंने दूसरा रेजोल्यूशन पास किया था, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दो चीजें हुई थी। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स वाले रेजोल्यूशन पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स वाला जो रेजोल्यूशन था उसमें इन्होंने कई सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए मांगे थे। ठीक है, जिसमें पहला राइट था फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहला था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस तरीके से जो पहली मांग थी वो बेसिकली सारे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये थी। दूसरी जो डिमांड इन्होंने करी थी वो दूसरी डिमांड जो थी वो दूसरी डिमांड थी रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ सॉरी फ्रीडम ऑफ नहीं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मांगा था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मांगी थी वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड की थी, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है ना, वयस्क मताधिकार। उन्होंने जो दूसरी चीज मांगी थी वो क्या थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये भी एज अ फंडामेंटल राइट मांग की गई थी। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इन्होंने मांगा वो था इक्वल राइट्स, इक्वल लीगल राइट्स। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मांगा वो क्या था, इक्वल लीगल राइट। इक्वल लीगल राइट्स का मतलब है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, है ना, बर्थ प्लेस, कलर, इन सब चीजों को छोड़ करके आप सबको इक्वली लीगल ट्रीटमेंट दीजिए। चौथी जो डिमांड थी फंडामेंटल राइट्स में, स्टेट्स न्यूट्रलिटी थी। स्टेट्स न्यूट्रलिटी ऑन रिलीजियस मैटर, यानी कि धार्मिक मामलों में
राज्य किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य जो है धार्मिक मामलों में न्यूट्रल रोल प्ले करेगा। न्यूट्रल रोल प्ले करेगा मतलब उसमें कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। पांचवी जो डिमांड थी वो थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन में मतलब ये प्राइमरी लेवल की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हो रही है, टोटली नहीं। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ये कराची सेशन का रेजोल्यूशन है, ठीक है ना। और जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट राइट की डिमांड की गई थी वो था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन? जो रिलीजियस लिंग्विस्टिक कोई भी हो, उनके जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उनको जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए। ये सारी डिमांड्स एज अ फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन में डाली गई, ठीक है। अब आते हैं वो प्रोग्राम्स जो आपके इकोनॉमिक प्रोग्राम के नाम पर उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया था उसमें क्या था। तो इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च की डिमांड रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन में सबसे पहली चीज जो उन्होंने मांगी थी वो ये थी कि लैंड रेंट को में मतलब सब्सटेंशियल रिडक्शन होना चाहिए। पहली चीज जो उन्होंने सबसे बड़ी मांगी वो थी लैंड रेंट में रिडक्शन। रिडक्शन, ये इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, रिडक्शन इन लैंड रेंट, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने मांगा कि जो भी किसान है, जो भी ग्रामीण है, जो भी बेसिकली किसानों के लिए रूरल इंडेप्टनेस में कमी की जाए। यानी कि ग्रामीण जो गरीबी है, ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता है, उसमें कमी करने का प्रयास किया जाए। तो दूसरी डिमांड जो है वो रूरल इंडेप्टनेस को लेकर। रूरल इंडेप्टनेस में रिलीफ दी जाए, उनको सरकार मदद करे, जो ग्रामीण कर्जे में हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो तीसरी डिमांड थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, सस्टेनेबल इनकम होनी चाहिए, वो सस्टेन कर सके, ठीक है ना। इसके साथ साथ लेबर्स को लेकर के ही एक और डिमांड थी कि लेबर यूनियन फॉर्मेशन का जो है अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि मजदूर संघ बनाने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो पांचवी बहुत महत्वपूर्ण डिमांड थी नेशनल पॉलिसी प्रोग्राम के लिए, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए, वो ये थी कि जो भी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जो भी मेजर सब माइंस हैं, है ना, जो मेजर ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, वो सब गवर्नमेंट ओनरशिप में। यानी कि जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस है वो गवर्नमेंट ओनरशिप में। तो ये मेजर डिमांड्स हो गई जो रेजोल्यूशन पास किया गया था कराची वाला, उसमें। अब इनका प्रभाव देखिए कैसा पड़ा कांग्रेस के फ्यूचर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लानिंग में। तो देखिए अब इस प्रोग्राम का जो असर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले इस इन डिमांड्स ने जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो था, उसने जनता को यह समझाया कि स्वराज का एग्जैक्ट सेंस या मीनिंग क्या है कांग्रेस के हिसाब से जनता के लिए, यानी कि किस प्रकार के स्वराज की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इट स्पेल्ड आउट व्हाट स्वराज वुड मीन फॉर मासेस। कैसे स्वराज आएगा, स्वराज की हमारी अवधारणा क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है, ये बताएगा। ये इस प्रोग्राम से, ये इस रेजोल्यूशन से क्लियर होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है प्रोविंसेस में, यानी कि अलग अलग राज्यों में, तो ये इकोनॉमिक प्रोग्राम जो था वो पूरा लागू करने के साथ अलोंग विद द पॉलिटिकल प्रोग्राम पूरा लागू करने का प्रयास करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं। तो 1937 की कांग्रेस गवर्नमेंट में आप इसका असर देख सकते हैं। 1937 में जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस, उसमें इसके कांग्रेस के सरकारों में असर देख सकते हैं। इसके साथ
साथ जो है तीसरी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया था, है ना, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। वो भी इसी जो रिजोल्यूशन है उसके कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस सरकार लेकर के आई, वो भी लैंड रिफॉर्म सबसे पहली इकोनॉमिक डिमांड्स में था। इसके साथ साथ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, पार्ट 3 और पार्ट 4 में इसके इन्फ्लुएंसेस क्लियरली दिखाई देते हैं इन्हीं डिमांड्स के। तो अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर तो वो सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी जो वास्तव में कराची सेशन के रेजोल्यूशन से पास हुई थी। तो यही वो फ्रेमिंग है जो आपको करनी है और इसी के साथ आपको कंक्लूड। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और ये सारे पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं है, थोड़ा सा आसान है। द कॉलोनियल स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड नॉट जस्ट बाय नेकेड फोर्स बट आल्सो बाय द पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। देखिए ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जो कॉलोनियल राज्य बना भारत में, जो कॉलोनी बनी भारत उसको केवल सेना के बल पर नहीं बनाया गया, उसको नीतियों और संस्थाओं के बल पर भी बनाया गया। ठीक है सॉरी। तो अब ये चीज को समझिए कि प्रश्न तो सीधा आपको समझ में आ गया, तो इसमें अब आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि अंग्रेजों के साथ साथ कई और फोर्सेस भी थी जो भारत पर अपना कब्जा और दबदबा बनाना चाहती थी, परंतु अंग्रेजों ने इस चीज को कंटिन्यू किया करीब 200 सालों तक। और मोर इंपॉर्टेंटली जो बात है कि इतना लंबा शासन केवल तलवार के बल पर नहीं हो सकता, केवल शस्त्र और सेना के बल पर नहीं हो सकता। इतना लंबा शासन चलाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो आपका सपोर्ट करें। तो इसलिए इस तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस करिए। उसके बाद अब आप बताइए वो कौन सी पॉलिसीज थे, वो कौन सी व्यवस्थाएं थी जिनकी वजह से अंग्रेजों का शासन इतने लंबे समय तक चला। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम शुरुआत से अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले अंग्रेज क्या करते हैं जब भारत में अपना शासन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पहली पॉलिसी की बात करें जिसको उन्होंने लगातार फॉलो भी किया लास्ट तक, वो थी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक यानी कि जो आपके फेवर में है उसको इनाम दीजिए, उसको पुरस्कृत करिए, उसको पदवी दीजिए, उसको सुविधाएं दीजिए, और जो विरोध में है उसको मारिए। दंड और पुरस्कार की नीति। ठीक है, तो जो आपके साथ है उसको आप पुरस्कार दीजिए और जो आपके साथ नहीं है उसको आप दंड दीजिए। तो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। अब मैं आज को आपको केवल पॉलिसीज बता रहा हूं, आपको इसके एग्जांपल्स फाइंड आउट करके लिखने भी। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी पॉलिसी की बात करें, तो दूसरी पॉलिसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिवाइड एंड रूल की। ये वाली तो सबको पता है ना, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है। दूसरा जो पॉलिसी था इनका वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी, और उस डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यानी अगर आप 1857 का आफ्टर में देखेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने ये समझ लिया कि मुसलमान है जो दुश्मन है। उन्होंने हिंदुओं के बारे में कभी भी गलत नहीं बोला उसके बाद, लेकिन बाद में वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे। तो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है वो इनका बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं ना ब्रह्मास्त्र टाइप का औजार है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो तीसरी पॉलिसी अपनाई जो बहुत ही कारगर साबित हुई वो थी कॉलोनियल एजुकेशन। अब आपको वो फेमस कोटेशन याद होगी कि हमें आउटलुक में जो है अंग्रेज टाइप में चाहिए और अंदर से जो भारतीय क्लर्क हो, इस तरीके से जो कोटेशन थी। तो हमें जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन दी गई उसने भी अंग्रेजों को बहुत सपोर्ट किया। आप देखेंगे मिडिल क्लास बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का सपोर्टर रहा। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो कॉलोनियल एजुकेशन ने भी बहुत बड़ा रोल किया। अगर हम इंस्टीट्यूशनल बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में आप देखेंगे तो कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आप पाएंगे जिसकी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इनको मिला वो था लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का। ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज इनके साथ हुई जो इन्होंने करी वो थी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। मतलब लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का इस्तेमाल इन्होंने इस तरीके से किया कि जब भी उन्हें लगता था कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने वाली है तो वो लेजिस्लेचर में कोई रिफॉर्म कर देते थे। कुछ भारतीयों को जोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ पावर दे दी। ज्यादातर चीजें सिंबॉलिक है जिनका कोई रियल मीनिंग नहीं है, लेकिन वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स करके इंडियन पीपल को और कांग्रेस को कंफ्यूज करते थे।
और कांग्रेस के बहुत सारे जो नरम दल के लोग हैं वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म से बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें ये चीज मिली, बट द थिंग इज ऑन रियल ग्राउंड उसका कोई फायदा नहीं था, बट उससे उनको शासन को लंबा करने में बहुत मदद मिली। इन सब चीजों के सहारे आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं और इस आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिएगा तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 2 क्वेश्चंस हो गए। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा छोटा था, 150 शब्दों के आसपास लिखने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप 250 शब्दों में लिखने की। ठीक है, तो इस तरीके से कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर। धन्यवाद।